Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 5, chemistry 9th class. This chapter is about physical states of matter. In previous lectures, we have discussed physical states of matter that were liquid, solid, and gas. Properties of gaseous state of matter were explained, and certain short questions of test yourself exercises, they were also discussed. In yesterday's lecture, we discussed Boyle's law and Charles' law, and examples related to these laws were also explained. But if you have any question, you can ask. Absolute temperature scale was also explained. Any student with any question? बट आज हमने टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन जो 5.3 वाले हैं एक्सरसाइज के, ये मिनी एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी बुक में चैप्टर के अंदर दी हुई हैं। तो इस मिनी एक्सरसाइज के 5.3 एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच वेरिएबल्स आर केप्ट कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ। हाँ जी, चार्ल्स लॉ में कौन से वेरिएबल्स हैं जिनको कांस्टेंट रखा गया, कौन बता सकता है? हैंड रेज करेंगे, क्योंकि कल का टॉपिक था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना का लेक्चर, ये चीजें मालूम होनी चाहिए। जी बड़े तला बताएंगे आप, कौन सी दो चीजें कांस्टेंट हैं चार्ल्स लॉ में? आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करेंगे खुद को पहले। सर मैस एंड प्रेशर। यस, मैस एंड प्रेशर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैस ऑफ गैस और जो प्रेशर है ये कांस्टेंट है, जबकि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान ये हमने रिलेशनशिप स्टडी किया था। ये आप देख सकते हैं, चार्ल्स लॉ जो है इसका हमने रिलेशनशिप वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान डिस्कस किया था। इसमें प्रेशर भी कांस्टेंट और मैस ऑफ द गैस जो है उसको भी कांस्टेंट लिया गया। तो यहाँ पे आपसे वेरिएबल्स पूछे गए, विच वेरिएबल्स आर केप्ट कांस्टेंट, कि कौन से वेरिएबल्स हैं जिनको इसमें कांस्टेंट, यानी कि वो वेरी कर तो सकते थे लेकिन हमने उनको कांस्टेंट रखा, उनको हमने चेंज नहीं होने दिया। वो मैस ऑफ द गैस और प्रेशर थे। सेकंड क्वेश्चन, why volume of a gas decreases with increase of pressure? Where you know gas molecules have large spaces among them. गैस molecules के दरमियान large spaces होती हैं, and when we increase pressure, what happens? Molecules come closer to each other and the spaces between them are reduced. As a result, volume decreases. ठीक है, गैस के molecules के दरमियान फासले बहुत ज्यादा होते हैं, प्रेशर इंक्रीज करने से molecule करीब करीब आ जाते हैं, तो वॉल्यूम कम हो जाता है। What is absolute temperature? तला को क्वेश्चन पूछना है आपने। You have raised hand. मैंने आंसर बताना है, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो बताएंगे क्या टेम्परेचर होता है? Absolute zero is the temperature at which an ideal gas would have zero volume. Well, yes, बिल्कुल ठीक। Absolute zero is a hypothetical temperature, ठीक है, hypothetical temperature at which a gas is assumed to have zero volume, ठीक है, जिस पर के गैस का वॉल्यूम जो है वो जीरो होगा। आइडियल गैस ही हम कंसिडर कर सकते हैं कि हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव जीरो वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 केल्विन। 0 केल्विन जो है ये इसकी वैल्यू है एब्सोल्यूट जीरो की, जो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होती है। फोर्थ क्वेश्चन, डज केल्विन स्केल शो अ नेगेटिव टेम्परेचर? नो, केल्विन स्केल के ऊपर नेगेटिव टेम्परेचर नहीं होता, ये स्टार्ट ही जीरो से होता है, ठीक है। 0 केल्विन जो है वो एब्सोल्यूट जीरो है, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर 0 केल्विन है। और बेटे याद रखें, जो केल्विन स्केल है ये जस्ट टेम्परेचर की रिप्रेजेंटेशन है,
कि हम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए केल्विन स्केल यूज करते हैं टू अवॉइड नेगेटिव वैल्यूज। अब देखो सेल्सियस स्केल पे जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं सेल्सियस स्केल की, जबकि केल्विन स्केल पर देखें सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर था एब्सोल्यूट जीरो जिसको कहा, वहां से ये स्केल जो इसको हम स्टार्ट करते हैं तो सारा जो भी टेम्परेचर होता है उसको पॉजिटिव वैल्यूज के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। और एक और चीज यहाँ पे नोट करें कि सेल्सियस स्केल जो है तो उसके ऊपर डिग्री की साइन आप देख रहे हैं, केल्विन स्केल पे डिग्री की साइन नहीं है। क्योंकि वजह क्या है, केल्विन स्केल तो जस्ट टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है हमारी टेम्परेचर की, हम नेगेटिव वैल्यू से अवॉइड करने के लिए उसको यूज कर रहे हैं और इंटरनेशनली जो टेम्परेचर है उसको इस स्केल पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई भी आप केल्विन के अगर डिग्री इसको डिवीजन को देखा जाए ना, केल्विन की डिवीजन को, तो वो सेल्सियस की डिवीजन के इक्वल होती है। आप रेंज से देख सकते हैं, यहीं से भी अगर आप देखें तो ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड इधर -173 है और इधर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो इधर 273 केल्विन है। आप 273 केल्विन से 173 केल्विन माइनस करें तो कितना आता है 100। और इधर से भी अगर आप देखें कि 0 और -100 में जो गैप है वो 100 का है, तो डिवीजन जो है उसका साइज इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे देखें कि 0 यानी कि ये लोअर रेफरेंस पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम इसको क्या शो करें 273 केल्विन। तो बेटा यहाँ पे आप 273 डिवीजन तो नहीं ना आ गई, जस्ट हमने 0 जो डिग्री सेंटीग्रेड लोअर रेफरेंस पॉइंट था उसको रिप्रेजेंट किया है इस केल्विन स्केल के ऊपर 273 की वैल्यू से। इस वजह से इसके ऊपर डिग्री की साइन नहीं आती और आपने भी मिस्टेक नहीं करनी कि डिग्री नहीं डालनी के केल्विन स्केल पे। ये बेटे क्लियर है बात जो मैंने आपको समझाई? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है कि व्हेन अ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन इट्स टेम्परेचर। जब गैस को एक्सपैंड करवाया जाए तो उसके टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा? हाँ जी बताएंगे। The gas molecules consume energy for expansion by the gas molecules on its own. टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा? तो कम होगा। कम हो जाएगा। बेटे जब गैस एक्सपैंड होगी तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन वर्क इज डन बाय द गैस ऑन द एट द कॉस्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। गैस की जो इंटरनल एनर्जी है उसकी बेस पे काम होगा, वर्क होगा एक्सपेंशन के दौरान, लिहाजा इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और जो टेम्परेचर होता है इट इज मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो चूंकि काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा गैस का। छठा क्वेश्चन है कि कैन यू कूल अ गैस बाय इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम। तो ये उसी से मिलती जुलती बात है, हम गैस को ठंडा कर सकते हैं वॉल्यूम को इंक्रीज करके, क्योंकि जब वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे गैस एक्सपैंड करेगी, इंटरनल एनर्जी के जरिए वर्क होगा तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। इन विच यूनिट्स बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड। बॉडी टेम्परेचर कौन से यूनिट्स में मेजर होता है? फ़ारेनहाइट स्केल। हाँ जी, फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर होता है। हम उसको सेल्सियस में भी शो कर लेते हैं, लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर होता है। इक्विवेलेंट टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पे आप अगर देखें नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, हाँ जी, मेजरमेंट बॉडी टेम्परेचर की जो है बताया कि इसको हम फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर करते हैं। और जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस स्केल पर ये 37 डिग्री सेल्सियस के इक्वल बनता है। सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट की इंटर कन्वेंशन मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे मैं दोबारा फार्मूला इसका लिख देता हूँ, यहाँ पे आप देखें इसका फार्मूला। फ़ारेनहाइट स्केल अगर मैं लिखना चाहूँ तो बेटे फ़ारेनहाइट स्केल जो है F इट इज इक्वल टू, यहाँ पे अब 9/5 करना होगा C और प्लस 32। ये जो रिलेशनशिप आप देख रहे हैं ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को इंटर कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है कि अगर सेल्सियस में टेम्परेचर आपके पास है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करके 32 प्लस कर दें तो वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है सेल्सियस में चेंज करना है
तो इसी इक्वेशन को सेल्सियस के लिए रीअरेंज करें। तो बेटा देखें ये 32 जो इधर राइट साइड पे प्लस हो रहा है, ये लेफ्ट पर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा एफ में से। उसके बाद 9/5 जो सी को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 5/9 से हम उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सेल्सियस स्केल विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा 5/9 बनेगा। ठीक है, 9/5 दूसरी तरफ जाकर उल्ट जाएगा, 5/9 इंटू एफ माइनस 32। ये जो फार्मूला होगा, ये फार्मूला हम यूज करेंगे फ़ारेनहाइट स्केल के टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, और ये वाला फार्मूला यूज होगा सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। अब आपके पास ये जो दो टेम्परेचर की वैल्यूज हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करें, आपके पास ये आंसर आना चाहिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए आपके पास। यहाँ पे बेटे मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर आप लोगों ने बताना है। ये नेक्स्ट लेसन में आप मुझे बताएंगे। You have to tell me the temperature at which both Fahrenheit scale and Celsius scale have same value. The temperature that is same on both scales, Fahrenheit और Celsius scale पर। Sir, at our body temperature. No, बेटे बॉडी टेम्परेचर देखो, सेल्सियस पे 37 है और फ़ारेनहाइट पे 98.6 है, लेकिन उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही वैल्यू होगी, वो फ़ारेनहाइट पे भी वही होगी और सेल्सियस पे भी वही होगी। ये आपकी असाइनमेंट है। अच्छा बेटे आपको बताया गया कि ये जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट स्केल पे, ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है उसके क्लोज होता है। यानी नॉर्मल जो हम एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर देखें ना, तो ये उसके करीब करीब होता है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है बेटे, विंटर में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो फॉल कर जाता है। इजान से ज्यादा बेटे क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर मैंने वो आंसर बताना था। बोलें। सर इट इज -40। यस एग्जैक्टली, -48 है। बेटे नेट तो नहीं यूज कर रहे। सर किसी से पूछा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। एनी हाउ आपको कोशिश करनी चाहिए थी, उसको कैलकुलेट करना था। ठीक है, दोनों स्केल्स के ये फार्मूले बताए ना मैंने, ऐसे कैलकुलेट करना था। एग्जैक्टली आपका आंसर करेक्ट है, -40 डिग्री -40 ही आंसर होता है। -40 सेल्सियस पे, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी। तो आप उसको यहाँ पे पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं दोनों फार्मूलों के जरिए। आज बेटे मैं बता रहा था कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है सर्दियों के मौसम में फॉल कर जाता है। ठीक है, कम हो जाता है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सराउंडिंग का। हमें सर्दी फील होती है ना, वो सर्दी क्यों फील होती है उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हाई डू वी फील कोल्ड। कि विंटर में एटमॉस्फेयर टेम्परेचर फॉल कर गया। अब जब हमारे बॉडी टेम्परेचर से बाहर का टेम्परेचर कम हो गया, तो प्रिंसिपल ऑफ हीट फ्लो क्या है कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट को कोई बच्चा डिफाइन कर सकता है, व्हाट इज हीट? एनी स्टूडेंट इफ यू कैन डिफाइन हीट। बेटे मैंने मीनिंग नहीं पूछा, डेफिनेशन पूछी है कि हीट क्या होती है। अगर डिफाइन करना चाहें साइंटिफिकली हीट को डिफाइन करें फिजिक्स की रो में, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। बेटे सुन लें, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that flows from hot body to cold body. Whenever two bodies at two different temperatures are brought into contact, ठीक है, they are brought together so that they are touching each other, then heat will flow from hot body to cold body. ये प्रिंसिपल ऑफ हीट फ्लो है क्या कि जब दो बॉडीज आपस में मिलाएं डिफरेंट टेम्परेचर वाले हों, तो हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी को फ्लो करती है। तो आपको मैं बता रहा था कि सर्दियों के मौसम में जब हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम हो जाता है, तो फिर हीट किधर फ्लो करेगी? बाहर से अंदर हमारे जिस्म में नहीं आएगी, बल्कि हमारे जिस्म से बाहर जाएगी। ऐसे ही होगा ना, आउटफ्लो ऑफ हीट विल बी देयर। ठीक है,
हमारी बॉडी की जो हीट है वो सराउंडिंग को फ्लो करके जाएगी, और जब हमारे बॉडी की जो हीट है वो कम हो जाएगी, वी शैल फील कोल्ड, हमें सर्दी महसूस होगी। हाँ जी, पता चला कि हमें सर्दी क्यों महसूस होती है? एहसान बताएंगे क्या वजह है, सर्दी कब महसूस होती है और क्यों महसूस होती है? एहसान, हाजिर बेटे आप बताएंगे। सर बिकॉज जो हीट होती है वो हमारी बॉडी से वो साथ फ्लो हो रही होती है, हीट हमारी बॉडी से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ मूव हो रही बाहर होती को है। आउट फ्लो होता है, यानी हमारी बॉडी से सराउंडिंग को, एटमॉस्फेयर को जाती है। अच्छा, ये बता सकते हैं कि हमारी बॉडी से हीट बाहर क्यों फ्लो करती है? बरकात बताएगा। बरकात, हमारी बॉडी से आउटफ्लो क्यों होता है हीट का सर्दियों में? उजैर, गुलाम मुर्तजा। Sir, in winters, atmospheric temperature falls lower than that of body temperature. हाँ यानी कि बिल्कुल ठीक है। वो विंटर के एटमॉस्फेयर की। हाँ बेटा, टू दी पॉइंट जो बात पूछिए अपनी वर्डिंग में कोशिश किया करें, बताते हैं कि उधर की बात 100 एग्जैक्टली बताने की जरूरत नहीं है कि आप उधर से रीड करके बताएं या सारी बात बताएं। तो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर जब डिक्रीज हो गया बॉडी टेम्परेचर से, तो हीट तो हॉट बॉडी से कोल्ड की तरफ फ्लो करती है ना, ये हॉट रीजन से कोल्ड रीजन को जाती है। दैट इज व्हाई आउटफ्लो ऑफ हीट टेक्स प्लेस। तो अब ये जो आउटफ्लो हीट का है, हमने अपनी बॉडी का टेम्परेचर तो मेंटेन रखना होता है, तो हम इस आउटफ्लो को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बट वी वियर ब्लैक एंड वार्म क्लोथ्स। ठीक है, ये ब्लैक जो क्लोज यानी कलर्ड आप कह सकते हैं, ये ब्लैक कलर जो है इसका क्या होता है कि ये अब्जॉर्प्शन ज्यादा करता है हीट की। ठीक है, ब्लैक कलर से हीट की अब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है। वार्म क्लोथ्स की क्या खसूसियत होती है? उनके अंदर एयर ट्रैप होती है और एयर इंसुलेटर है। ये इंसुलेटर एयर जो है ये क्या करती है, हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती, यानी हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, हीट क्योंकि लूज नहीं होती। इसके अलावा हम क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह का यूज करते हैं, चाय यूज करते हैं, ठीक है, कॉफी वगैरह, मीट, यानी इस किस्म की जो खुराक होती है वो ज्यादा हम यूज करते हैं जिससे ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो, ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। जो बेटा किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड रोल ऑफ इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जो हैं इनका क्या रोल है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में? बट आपने जैसा देखा कि मैटर जो है वो 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। ये 3 फिजिकल स्टेट्स आपने देखी हैं मैटर की, जिनमें के मैटर एग्जिस्ट करता है, जिनके हम प्रॉपर्टीज भी पहले स्टडी कर चुके हैं। गैसियस स्टेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैटर के, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। गैसियस स्टेट में मैटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स के दरमियानी फासले ज्यादा होते हैं, और जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हैं वो बहुत ही वीक होती हैं। ये गैसियस स्टेट का आपको बताया कि दरमियानी फासले ज्यादा हैं और इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस वीक हैं। बेटे इनको बोलते हैं हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इनका तलफ़ुज़ जो है वो है इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। तो दोनों चीजें आपको पता हो। इन द लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होती हैं दे अफेक्ट प्रॉपर्टीज, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट होती हैं। अब गैसेज में तो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस बहुत ही वीक हैं, लिहाजा ये उनकी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट नहीं करेंगी इतना। लेकिन लिक्विड्स और सॉलिड्स के केसेस में चूंकि इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस सिग्निफिकेंट होती हैं, ये प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती हैं। मसलन अगर आप लिक्विड स्टेट को देखते हैं तो डिफ्यूजन इफेक्ट होगा। ठीक है, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होगी डिफ्यूजन उतना कम होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगा। इवेपोरेशन जो है ये भी डिक्रीज हो जाएगा अगर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस स्ट्रांग है, और अगर वीक फोर्सेस हैं तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर इसी तरह से, अगर कम इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हैं तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किसी भी टेम्परेचर पे। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर वेपर प्रेशर
ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड से जो वेपर्स निकलते हैं वो सरफेस पे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, और सरफेस पे इकट्ठे होकर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो वेपर प्रेशर कहलाता है। इसी तरह जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड जो है वो वेपर्स में या गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वो फिक्स पॉइंट जो होता है टेम्परेचर, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा। जबकि सॉलिड स्टेट के अंदर आप बेटे देखें तो मॉलिक्यूल्स तकरीबन मोशनलेस ही होते हैं, सिर्फ वाइब्रेटरी मोशंस होती है ना उनमें, कोई रैंडम मोशन, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी और कोई दूसरी रोटेटरी और कोई मोशन नहीं होती, सिर्फ वाइब्रेटरी होती है। तो तकरीबन हम उनको मोशनलेस ही कंसीडर कर सकते हैं। तो सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, और यही वजह है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल ज्यादा डेंसर होते हैं लिक्विड्स। डेंसर मीन क्लोजली स्पेस्ड, डेंसिटी सॉलिड्स की बहुत ज्यादा होती है। एनी क्वेश्चन? नो सर। लिक्विड स्टेट, लिक्विड्स की डेफिनेट जो वो शेप तो नहीं होती, वॉल्यूम डेफिनेट होता है। वॉल्यूम लिक्विड्स का डेफिनेट इसलिए होता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो फासले बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्लोजली स्पेस्ड होते हैं लिक्विड के। तो ये नहीं है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल और करीब आ जाएंगे, ऐसे नहीं है। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासले ना होने की वजह से इनका वॉल्यूम डेफिनेट है, और इनकी जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती। उसकी वजह क्या होती है? क्यों शेप डेफिनेट नहीं है? सर ड्यू टू मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। यस, ड्यू टू रैंडम मोशन ड्यू ऑफ, टू रैंडम मोशन ऑफ हाँ मॉलिक्यूल। जी, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड्स डोंट हैव डेफिनेट शेप। और लिक्विड का बताया कि इट अटेन्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज पुट, कि लिक्विड को जिस कंटेनर के अंदर आप डालते हैं ये उसी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। मसलन वाटर है, जग में डाल देंगे तो जग की शेप अख्तियार कर लेता है, गिलासों में तो गिलास की शेप होगी। नेक्स्ट आपको प्रॉपर्टीज लिक्विड्स की बताई जा रही है। पहली प्रॉपर्टी है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? वेपर्स की फॉर्मेशन। आपको मैंने बताया था ना कि वेपोराइजेशन की दो टाइप्स आगे होती हैं, इवेपोरेशन और बॉइलिंग। वेपोराइजेशन है लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना। अगर किसी भी टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे आप ले रहे हैं या किसी भी टेम्परेचर की बात करते हैं, उस पे जो वेपोराइजेशन है उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। लेकिन अगर यही इवेपोरेशन जब बॉइलिंग पॉइंट पे हो रही है, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हो रही होगी, तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। इवेपोराइजेशन दैट इज टेकिंग प्लेस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे, जो कि हर एक सब्सटेंस का, हर लिक्विड का स्पेसिफिक होता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो इवेपोरेशन, वेपर वेपर प्रेशर यहाँ पे लिखा है, ये वही है? हाँ जी बिल्कुल वही है जो वेपर प्रेशर जिसकी हम बात कर रहे थे। चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू गैसियस फेज, ये क्या चीज है? ये इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड का गैस फेज में चेंज होना। और ये रिवर्स है कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन में क्या होता है? गैस लिक्विड में चेंज होती है, तो ये उसका रिवर्स है, और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कंडेंसेशन एक्सोथर्मिक होता है, उसमें हीट रिलीज होती है, जबकि इवेपोरेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक मीन हीट को अब्सॉर्ब करने से होता है। विद अब्सॉर्प्शन ऑफ हीट इट टेक्स प्लेस। और इसी हीट के अब्सॉर्प्शन के हवाले से आपको इसकी एप्लीकेशन भी आगे बताएंगे कि इट कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, क्योंकि जब एंडोथर्मिक है, हीट को अब्सॉर्ब करके हो रहा है। देखिए हम जब शॉवर लेते हैं तो उसके बाद अगर पंखे के नीचे हैं तो हमें ज्यादा सर्दी क्यों महसूस होती है? क्योंकि हमारी बॉडी की सरफेस पे जो पानी होता है वो हमारी बॉडी की हीट को अब्सॉर्ब करके इवेपोरेट हो रहा होता है। तो इवेपोरेशन चूंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हमारी बॉडी की जब हीट यूज होगी तो बॉडी की हीट के कम होने से क्या होगा? हम कूलिंग महसूस करेंगे। और इसी प्रोसेस में आपको बताया कि 1 मोल अगर लिक्विड वाटर आपके पास है, उसको वेपर्स में कन्वर्ट करना हो तो 40.7 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। 1 मोल मीन के एवोगाड्रो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हों, 6.02 इंटू 1023 मॉलिक्यूल्स आपके पास वाटर के हों, उनको गैसियस फेज में कन्वर्ट करना है, यानी स्टीम बनानी है, तो 40.7 किलो जूल आपको हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इन लिक्विड क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं।
लिक्विड में मॉलिक्यूल मुसलसल मूव करते रहते हैं, रैंडम मोशन पाई जाती है इसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में। और जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, ठीक है, सबकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती। अगर हम सारे मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी लें, एवरेज आपको मालूम है ना कैसे एवरेज वैल्यू मिलती है, जितनी भी वैल्यूज होती है ना सारी वैल्यूज को प्लस करके तादाद से डिवाइड कर दिए जाए तो एवरेज वैल्यू आ जाती है। तो बताया कि अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो मेजॉरिटी जो है मॉलिक्यूल्स की, यानी ज्यादातर मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही होगी, और चंद ही ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो एक दरमियानी सी वैल्यू आ गई ना, अब कुछ मॉलिक्यूल्स की उससे ज्यादा एनर्जी होगी, कुछ की उससे कम होगी। तो बताया कि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही होगी, बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी, उस एवरेज वैल्यू से ज्यादा होगी। वो जो ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है ना, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है 1/2 mv² के इक्वल होती है, v इसमें वेलोसिटी है, तो उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करेंगे और वापस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड से एस्केप कर जाएंगे, ये इवेपोरेशन होगा। तो इवेपोरेशन बेटे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि ऑल टेम्परेचर्स पे होता रहता है। आपको इवेपोरेशन मैंने शुरू में बताया ना कि किसी भी टेम्परेचर पे वेपर्स फॉर्मेशन जो है ये इवेपोरेशन होती है। रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है। जैसा पहले आपने देखा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाते हैं लिक्विड को। जब हम हीट करेंगे लिक्विड को तो वो जो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी तादाद बढ़ जाएगी और वो एस्केप करेंगे लिक्विड से, तो रिजल्ट क्या होगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। और आगे ये आपको बताया जा रहा है इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, इवेपोरेशन से कूलिंग प्रोड्यूस होती है। वजह क्या होती है कि जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ड्यूरिंग इवेपोरेशन वो वेपोराइज हो जाते हैं और लिक्विड का टेम्परेचर फॉल कर जाता है, क्योंकि थोड़ी काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जब बाकी रह गए हैं तो रिमेनिंग लिक्विड का टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब उसका आगे क्या इफेक्ट होगा, जब लिक्विड का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उसकी एनर्जी की डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए, यानी उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या होगा कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग से हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, सराउंडिंग से हीट को अब्सॉर्ब करेंगे मॉलिक्यूल्स। तो जब सराउंडिंग की हीट अब्सॉर्ब हो जाएगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठंडक महसूस होगी। एग्जाम्पल आपको दी जा रही है कि ड्रॉप ऑफ अल्कोहल अगर आप पाम पे रखें, हथेली पर अल्कोहल का कतरा रखें या थोड़ा सा अल्कोहल जो है वो डालें तो ये अल्कोहल इवेपोरेट होगा और आपको कूलिंग फील होगी। यानी क्वेश्चन, नेक्स्ट बेटे फैक्टर्स हमने देखने हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। इसी दौरान बेटे आपकी अटेंडेंस में मार्क कर लेता हूं, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। During marking of attendance, you can ask any question. सर मैंने क्वेश्चन करना था। हाँ जी पूछें। सर जो एल्फी होती है सर, अगर उसका एक कतरा बेडशीट वगैरह पे जब गिर जाता है सर, वो उसका भी धुआं निकलता है सर, वो क्या होता है? बेटे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे ऐसा रिएक्शन जैसे हीट प्रोड्यूस होती है। यस, आई हैव मार्क योर अटेंडेंस नाउ। रीजॉइन करना है? हाँ जी करना रीजन, जिस वक्त क्लास एंड होगी तो आप रीजन करेंगे। बेटे जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसके दौरान हमेशा हीट रिलीज होती है, ये बर्निंग का प्रोसेस होता है क्योंकि वो जो उसका रिएक्शन है एल्फी का, तो इस वजह से आप देखते हैं कि उसमें हीट से प्रोड्यूस होती है या गैस प्रोड्यूस होती है।
केमिकल रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन की अलामतें सुन लें, या तो उसे हीट प्रोड्यूस होती है, या लाइट प्रोड्यूस होती है, गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, कलर चेंज होता है, ये इस किस्म की ये साइंस होती हैं केमिकल रिएक्शन की। तो वो केमिकल रिएक्शन है उसका, और एक्सोथर्मिक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? बेटे सबसे पहले आपको बताया गया सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स को एस्केप करने में उतना ज्यादा चांस मिलेगा, मॉलिक्यूल्स इजीली लिक्विड की सरफेस से एस्केप कर जाएंगे, और रिजल्ट क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। आपको एग्जांपल दी जा रही है कि सॉसर जब हम यूज करते हैं चाय पीने के लिए, तो अगर चाय को आप ठंडा करके जल्दी पीना चाहते हैं तो उसके लिए सॉसर यूज करते हैं। सॉसर आप समझते हैं ना, ये शैलो सी जो प्लेट होती है जिसके सेंटर में वो सर्कुलर सा इंडेंटेशन भी होता है जिसके ऊपर कप रखा जाता है। तो सॉसर को इसलिए यूज करते हैं कि उसके अंदर जब चाय डालेंगे तो सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगी, तो चाय जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो एस्केप कर जाएंगे, तो रिमेनिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी कम होगी तो चाय ठंडी हो जाएगी। दूसरा फैक्टर आपको बताया गया टेम्परेचर का। टेम्परेचर बेटे काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर से। तो जब आप टेम्परेचर ज्यादा देंगे लिक्विड को तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करके रैपिडली इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे, वो इजीली एस्केप कर सकेंगे लिक्विड की सरफेस से। सो रेट ऑफ इवेपोरेशन विल इंक्रीज। आपको बताया गया कि वाटर लेवल इन अ कंटेनर विद हॉट वाटर डिक्रीजेस अर्लियर देन दैट ऑफ द कंटेनर विद कोल्ड वाटर। क्या आप दो कंटेनर्स में पानी रखें, एक में गर्म पानी रखें और दूसरे के अंदर जो है वो ठंडा पानी रखें, तो आप दोनों को कंपेयर करें, अगर आपस में इक्वल टाइम्स के बाद दोनों के वॉल्यूम्स को नोट करें तो आप देखेंगे कि जो हॉट वाटर का कंटेनर था उसका वॉल्यूम ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू लो टेम्परेचर वाटर कंटेनर, क्योंकि हॉट वाटर कंटेनर के अंदर क्या था, पानी जो के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी तो उनकी इवेपोरेशन ज्यादा फास्ट हुई। नेक्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लोअर विल बी द इवेपोरेशन, क्योंकि जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी मॉलिक्यूल्स एस्केप नहीं कर पाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए अल्कोहल जो है वो वाटर की निस्बत फास्टर इवेपोरेट होता है, क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो वाटर की निस्बत वीक होती हैं। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर, that is the pressure exerted by vapors of a liquid when they are at equilibrium with the liquid at a particular temperature। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटे? जब लिक्विड से वाटर के वेपर्स निकलते हैं, ये आप नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखें शुरू में पहली डायग्राम में आप देख रहे हैं वेपर्स निकल रहे हैं, और दूसरी डायग्राम में देखें तो कुछ वेपर्स वापस भी आ रहे हैं। ये वापस आने वाले वेपर्स जो हैं जो सरफेस से टच करते हैं दे आर रिकैप्चर्ड इन द लिक्विड। और अगर आप तीसरी डायग्राम में देखें तो मॉलिक्यूल जितने ऊपर जा रहे हैं उतने ही वापस भी आ रहे हैं। इट मींस कि जितने वाटर में से लीव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स उतने ही रिकैप्चर हो रहे हैं। तो ये स्टेट कहलाती है इक्विलिब्रियम की, और इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस से लीव कर रहे होते हैं उतने ही रिटर्न हो रहे होते हैं। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? अब ये देखें वेपर जितने ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं तो यही वेपर्स जो है प्रेशर डालेंगे सरफेस पे। तो बताया कि when these vapors are at equilibrium with the liquid, जितने एस्केप कर रहे हैं उतने रिटर्न हो रहे हैं, उस वक्त जितना प्रेशर लिक्विड की सरफेस पे एक्सर्ट हो रहा है वो कहलाता है वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आप नोट कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेट का बताया कि ये कब हासिल होगी? जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएंगे। दोनों रेट्स जब आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है। ओपन सरफेस से जो है वो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते रहते हैं और जो ऊपर हवा होती है उसमें मिक्सअप होते रहते हैं, ठीक है। अगर सरफेस ओपन हो तो उस सूरत में क्या है, जितने मॉलिक्यूल निकलते हैं ऊपर हवा में शामिल होते जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम को क्लोज कर लेते हैं, लिक्विड की सरफेस को ऊपर से बंद किया है आपने, जैसा इन डायग्राम्स में आप देख रहे हैं कि बेल जार के साथ हमने ये जो बीकर के अंदर पानी है तो उसको हमने ऊपर से कवर किया हुआ है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि वेपर्स यहाँ पे ऊपर सरफेस पे इकट्ठे हो रहे हैं।
दे स्टार्ट गैदरिंग ओवर द लिक्विड सरफेस। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है इट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। और कब होगा? जब डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी। डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है, इस वक्त रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन इक्वल हो जाते हैं, और इस वक्त जो वेपर का प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है उसको हम कहते हैं उस लिक्विड का उस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर। बेटा वेपर प्रेशर क्लियर है? आवाज नहीं आ रही? जी सर। ओके बेटे, साथ जल्दी बोला करने, और मीटिंग रीजॉइन करनी है आपने। इसके बाद हम फैक्टर्स देखते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। पहला है नेचर ऑफ द लिक्विड। पोलर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू नॉन पोलर लिक्विड्स, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जितनी स्ट्रांग होंगी उतना एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो यही बात है, पोलर लिक्विड्स के अंदर चूंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं एज कंपेयर टू नॉन पोलर, यही वजह है कि पोलर लिक्विड्स के वेपर प्रेशर भी जो है वो कम होते हैं नॉन पोलर के निस्बत। वाटर का फॉर एग्जांपल बताया कि इसका वेपर प्रेशर जो है वो अल्कोहल से कम होता है एट द सेम टेम्परेचर। क्या बेटे, वाटर और अल्कोहल अगर आप सेम टेम्परेचर पे लेते हैं तो वाटर का वेपर प्रेशर कम होगा अल्कोहल की निस्बत। एहसान बता सकते हैं इसकी क्या वजह है? सर क्वेश्चन रिपीट कर। वाटर और अल्कोहल हमने सेम टेम्परेचर पे लिए हैं, दो कंटेनर्स के अंदर, वेपर प्रेशर दोनों के नोट कर रहे हैं। वाटर का वेपर प्रेशर कम है, अल्कोहल का ज्यादा है, टेम्परेचर हालांकि सेम है, तो वजह क्या है, फर्क क्या है? Due to strong intermolecular forces. हाँ बिल्कुल, स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाटर में है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पढ़ी है चैप्टर 4 में। वाटर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग है अल्कोहल की निस्बत। तो ये जो फैक्टर है इसको कह रहे हैं नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड किस पे डिपेंड कर रही है? पोलैरिटी के ऊपर, कि वो पोलर लिक्विड है या नॉन पोलर है। नेक्स्ट बेटे, एहसान क्लियर हो गया पॉइंट आपको? यस सर। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। बेटे मॉलिक्यूल्स का साइज जिस कदर स्मॉल होगा, इवेपोरेशन जो है, वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे तो एस्केप उनका इजी हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा वो एस्केप कर सकते हैं और वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। आपको एग्जांपल दी जा रही है कि हेक्सेन जो है C6H14, ये हाइड्रोकार्बन है हेक्सेन, इसका वेपर प्रेशर कंपेयर करें आप डिकेन के साथ, C10H22 डिकेन के साथ, तो हेक्सेन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि इसके मॉलिक्यूल छोटे साइज के हैं। ठीक है, छोटे साइज के मॉलिक्यूल जो होते हैं इनका इवेपोरेशन इजी होता है, ये इजीली एस्केप कर जाते हैं लिक्विड से बड़े मॉलिक्यूल्स की निस्बत। उसकी रीजन क्या होती है? छोटे मॉलिक्यूल्स की निस्बत जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ज्यादा अफेक्ट कर रही होती हैं। जो कि बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ना, उनकी सरफेस ज्यादा हो जाती है, उनके पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट विद अदर मॉलिक्यूल जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बड़े मॉलिक्यूल्स में ज्यादा स्ट्रांग होती हैं छोटे मॉलिक्यूल्स के निस्बत। बेशक नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम होगी, यहाँ पे ये सेम नेचर के दोनों मॉलिक्यूल्स दिए गए, हेक्सेन और डिकेन, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिकेन की जो है ये लॉन्ग चेन वाला मॉलिक्यूल है, इसमें पॉइंट्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है मॉलिक्यूल्स के, तो वो एस्केप नहीं कर पाएंगे, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये जान बेटे को क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो। ओके, टेम्परेचर, नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर का। टेम्परेचर से बेटे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और जितनी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होगी वो उतना इजीली इवेपोरेट हो सकेंगे, एस्केप कर सकेंगे लिक्विड की सरफेस से। तो जितना ज्यादा वेपर्स बनेंगे वेपर प्रेशर तो उसी कदर बढ़ता है, लिहाजा हाई टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर जो है इट एनेबल्स द वाटर लिक्विड मॉलिक्यूल्स टू एस्केप द लिक्विड एंड कन्वर्ट इनटू वेपर्स। और जितने वेपर्स ज्यादा होंगे उतना प्रेशर ज्यादा होगा, लिहाजा डिफरेंट टेम्परेचर्स पे वाटर का अगर वेपर प्रेशर आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 0 डिग्री पे 4.58 है,
20 पे 17.5, 40 डिग्री पे 55.3, तो ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। 100 डिग्री पे देखे 760 हो गया है, और 760 क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही आपको बताएंगे बॉइलिंग के केस में कि जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है, और वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए वो टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस पर इसका वेपर प्रेशर 760 यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया है, लिहाजा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का बॉइलिंग पॉइंट हुआ। एनी क्वेश्चन? ये बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं अभी कि जब आप लिक्विड मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जो आपको बताया था ना एवरेज काइनेटिक एनर्जी, कि अक्सर मॉलिक्यूल की एनर्जी एवरेज से कम होती है, लेकिन जो एवरेज से ज्यादा एनर्जी रखने वाले हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, इजीली एस्केप कर जाते हैं लिक्विड से। लेकिन जब हम किसी लिक्विड को हीट करेंगे तो वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एवरेज से ज्यादा होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू से ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी, लिहाजा रेट ऑफ वेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। जब रेट ऑफ वेपोरेशन इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर इंक्रीज होता होता जब एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो लिक्विड विल स्टार्ट बॉइलिंग एट दैट टेम्परेचर एंड वी शैल से दैट इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। बेटे दोबारा सुन लें, जब आप किसी लिक्विड को हीट करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस ऑफ द लिक्विड से ज्यादा होगी वो एस्केप करना शुरू कर देंगे, तो ये इवेपोरेशन होगी। सो इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर के बढ़ाने से। जब वेपोरेशन बढ़ेगी वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर इंक्रीज होता होता जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो वो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देगा। बबल्स बनते हुए आपको नजर आएंगे, बबल प्रोड्यूस होते हुए, दैट विल बी बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 लिक्विड्स एग्जांपल के तौर पे आपको दिए गए हैं। तो इनका दीजिए। ये बेटा दोबारा पूछें। इज़ान बेटा आपकी आवाज कट रही है, आपके नेट का इशू है। मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, आप शायद कोई डिफरेंस पूछ रहे हैं तीनों के अंदर क्या है, तो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, अगर क्वेश्चन आपका रहे बाकी तो दोबारा पूछ लें। बेटा यहाँ पे देखें ईथर, अल्कोहल और वाटर आपको जो दिए गए हैं 3 लिक्विड्स। ईथर का वेपर प्रेशर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है, ये नीचे टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे प्रेशर लिया हुआ है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तीनों के वेपर प्रेशर डिफरेंट हैं। ईथर का जो है वो 0 डिग्री पे 200 mmHg है वेपर प्रेशर, जबकि अल्कोहल का 25 mmHg वेपर प्रेशर है। इधर वाटर का जो है वो 5 mmHg प्रेशर है। जब हम इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ईथर के केस में देखें इसका वेपर प्रेशर बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ईथर जो है इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत वीक होती हैं एज कंपेयर टू अदर लिक्विड्स, तो इसके मॉलिक्यूल्स तेजी से एस्केप हो रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर हुआ है तो ईथर का वेपर प्रेशर 760 हो गया है। 760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईथर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, लिहाजा ईथर बॉयल करना शुरू कर देगा। तो ये 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड ईथर का बॉइलिंग पॉइंट हुआ। अल्कोहल के केस में देखें 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्कोहल का वेपर प्रेशर जो है वो 760 हुआ है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ, तो ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है। वाटर के केस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर वाटर का 760 हुआ, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ है। सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और डिफरेंस क्या था तीनों के अंदर? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ का डिफरेंस था। ईथर में सबसे वीक थी, अल्कोहल में ईथर से ज्यादा स्ट्रांग थी, और वाटर में सबसे स्ट्रांग फोर्सेस हैं। हाँ जी बेटे, आप क्वेश्चन है तो पूछें। नो सर। लिखो ये तो जान बेटे आवाज नहीं आपके सही आ रही, आपके नेट का इशू है शायद। इसका क्या मतलब है? लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग हेंस द बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग हैंस द बॉइलिंग पॉइंट। हाँ जी,
बेटे ये आपको टेम्परेचर का बताया जा रहा है कि ये टेम्परेचर जो है, इन टेम्परेचर्स पे इन लिक्विड्स का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो गया है। तो इस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है। लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, इन लिक्विड्स बॉयल करना शुरू कर देता है, उसके बबल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा चूंकि वो बॉयल कर रहा है, लिहाजा ये टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ। हेंस द बॉइलिंग पॉइंट, यानी ये टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ठहरा। हाँ जी, और सर अब आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ रही है, पूछें। बॉइलिंग पॉइंट जो अच्छा में इंटरनेट स्लो हो गया था। अच्छा ठीक है, मैं बॉइलिंग पॉइंट समझा देता हूँ। बेटे जब हम लिक्विड को हीट करते हैं, किसी लिक्विड को जब हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। एक तो पूरे लिक्विड की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना, जो मैंने बताया कि सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जीज को प्लस करके तादाद से डिवाइड करें तो वही एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना, जैसा आम एवरेज लेने का तरीका होता है। तो अक्सर मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही होती है, कुछ की उससे कम होती है, और बहुत थोड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होती है। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेकिन जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी, उनकी तादाद बढ़ जाएगी, और वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, लिक्विड से एस्केप करना शुरू कर देंगे, लिक्विड की सरफेस से लीव करना शुरू कर देंगे। इसको हम चूंकि इवेपोरेशन कहते हैं, लिहाजा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। और जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो रहा है तो आप ये पहले देख चुके हैं कि जैसे वेपर्स बनते हैं तो सरफेस के ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। जब वो इक्विलिब्रियम में आता है लिक्विड के साथ, वेपर्स की फॉर्मेशन और कंडेंसेशन इक्वल हो जाए तो ये इक्विलिब्रियम है ना। तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, और वेपर प्रेशर इंक्रीज होता होता जब एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो वो लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। तो वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। निजाम बेटा क्लियर है बात ये? यस सर। अच्छा, मजीद आप ये लेक्चर दोबारा सुन सकते हैं, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, सारी डिटेल आप इसकी सुन सकते हैं। ये डिफरेंट लिक्विड्स को मैंने कैसे कंपेयर किया आपस में। नेक्स्ट बेटे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। पहली बात है नेचर ऑफ द लिक्विड। जो पोलर लिक्विड्स हैं, ये मिलती जुलती बातें जो पहले भी आप सुन चुके हैं। पोलर लिक्विड्स में बेटे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं, उनको ओवरकम करने के लिए मॉलिक्यूल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए, लिहाजा आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा ऐसे लिक्विड्स को जो पोलर लिक्विड्स हैं, ताकि उनके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी इंक्रीज हो जाए कि वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करके डोमिनेट करके एस्केप कर सकें। तो पोलर लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को देखें तो यही फोर्सेस तो सारी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर रही हैं। स्ट्रांगर जितनी स्ट्रांगर होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उतना बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हो जाएंगे, क्योंकि उनको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी लिक्विड को। एक्सटर्नल प्रेशर की बात करें तो आप पहले बॉइलिंग में देख चुके हैं कि जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल होता है तो तब बॉइलिंग स्टार्ट होती है। लिहाजा जिस कदर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा, उसी कदर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है प्रेशर कुकर के अंदर। प्रेशर कुकर में बेटे देखें, सरफेस चूंकि ऊपर से कवर्ड होती है तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लिक्विड की सरफेस पे जो वेपर्स का प्रेशर पड़ रहा है वो है एक्सटर्नल प्रेशर, और जो लिक्विड के अंदर विद इन द लिक्विड जो वेपर प्रोड्यूस हो रहा है, उसका जो प्रेशर है, उस प्रेशर से उसने ऊपर जाना होता है, ठीक है। जो बबल प्रोड्यूस होता है ना लिक्विड के अंदर, जो बबल लिक्विड के अंदर आप देखते हैं लिक्विड बॉयल करता है तो ऊपर बबल बन रहे होते हैं और बस्ट हो रहे होते हैं। ये बबल बेटे सरफेस पे नहीं बना, ये लिक्विड के अंदर बना था और सरफेस पे जाकर वो बर्स्ट हुआ है। लेकिन अगर सरफेस का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो वो जो लिक्विड के अंदर बबल बन रहे होंगे वो ऊपर को नहीं आ सकेंगे, क्योंकि ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, ना वो सरफेस पे आ सकेंगे, ना बर्स्ट कर सकेंगे, ना ही बॉइलिंग होगी। तो प्रेशर कुकर का यही प्रिंसिपल है
कि सरफेस का, लिक्विड की सरफेस का प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, वेपर्स के इकट्ठे होने की वजह से बढ़ जाता है, लिहाजा बबल्स जो हैं वो ऊपर को नहीं आ सकते और बॉइलिंग नहीं हो सकती। बॉइलिंग रेट ऑफ बॉइलिंग जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। हाँ जी, क्लियर है सबको ये बात, एक्सटर्नल प्रेशर वाली खास तौर पे? सर ये वाइस जी वर्सा सर। बेटा दोबारा पूछेंगे, क्या पूछे? वाइस वर्सा। वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है उसके उल्ट। जैसा देखें, बॉइलिंग पॉइंट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। कि एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। वाइस वर्सा मीन कि एक्सटर्नल प्रेशर कम करोगे तो प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये सी लेवल पे लिया जाता है। अगर आप पहाड़ी इलाके में जाएं तो वहां एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता है तो वाटर लो डिग्री पे बॉयल करता है। ठीक है, 100 डिग्री से बिलो टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करना शुरू कर देता है। तो जैसे क्या प्रूव होता है कि बॉइलिंग एक्सटर्नल प्रेशर कम करने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। हाँ जी सर दोबारा बताइएगा वाइस वर्सा का मीनिंग। वाइस वर्सा का मतलब बेटे बताया कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो एक्सटर्नल प्रेशर कम करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यानी उसके उल्ट करना था आपने पिछली बात के। ये वाइस वर्सा होता है कि वो सारी बात दोबारा मैं लिखता कि यहाँ में लिखता कि बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो उस सारी बात को वाइस वर्सा लेकर कवर किया जा सकता है कि पिछली सारी बात के उल्ट कर दो, वो दोनों फैक्टर जो है उल्ट कर दें। एक्सटर्नल प्रेशर कम करो, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर है अब? बटे फ्रीजिंग पॉइंट ये लास्ट थिंग है आज के जो हमारे लेक्चर की बात होगी। जब हम कूल करते हैं, वेपर्स को कूल करते हैं, ठीक है, कोई भी लिक्विड फॉर एग्जांपल आपका है, उसको आप ठंडा कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके जो वेपर्स बन रहे थे उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाएगी तो वेपर प्रेशर भी कम होना शुरू हो जाएगा। और ये वेपर प्रेशर कम होता होता जब सॉलिड स्टेट जो है सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो उस वक्त वो लिक्विड फ्रीज हो जाएगा। मसलन आइस देखें, आइस क्या है? सॉलिड है, और जो वाटर है वो लिक्विड था। आप वाटर के वेपर्स बन रहे हैं, वो वाटर का वेपर प्रेशर कहलाता है। और आपने आइस को अगर देखा हो, बर्फ पड़ी हो तो उसमें से स्टीम से निकल रही होती है, वो क्या होते हैं? वो बर्फ डायरेक्ट ही वेपर्स में कन्वर्ट हो रही होती है। तो वो जो बर्फ के वेपर्स बन रहे हैं वो सॉलिड का वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड का वेपर प्रेशर और उस सॉलिड से बनने वाले लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं तो वो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड का होता है। इसको मैं दोबारा बता रहा हूं कि वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर और उस लिक्विड से बनने वाले सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, ये उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो उस टेम्परेचर पे, फ्रीजिंग पॉइंट पे, लिक्विड और सॉलिड जो है दे को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। को एग्जिस्ट मीन कि दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉलिड भी और लिक्विड भी। और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है कि जितने सॉलिड के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा लिक्विड और सॉलिड के दरमियान। और इसको हम, इस टेम्परेचर को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। यहाँ पे ये कुछ लिक्विड्स हैं, डाइथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल, वाटर, एन ऑक्टेन और एसिटिक एसिड। इनके फ्रीजिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं ये आपको दिए गए हैं। तो इनके फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये जिस कदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो स्ट्रांग होती हैं तो बॉइलिंग पॉइंट उसी कदर ज्यादा होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। और जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट पे देखो टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर जिस पे के लिक्विड ने सॉलिड में कन्वर्ट होना है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर ज्यादा स्ट्रांग होंगी तो हाई टेम्परेचर भी वो लिक्विड जो है वो फ्रीज होगा। इट मींस कि फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बढ़ने की वजह से। बॉइलिंग पॉइंट तो क्लियर है आपको कि टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रांग होंगी
तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि उन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। फ्रीजिंग पॉइंट में देख लें कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो फ्रीज होंगे, सॉलिड बनेगा। तो जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, ठीक है, जिस कदर स्ट्रांग होंगी, तो अभी टेम्परेचर इतना कम नहीं हुआ होगा कि लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा। दोबारा पॉइंट को सुन लें, अभी लिक्विड का टेम्परेचर इतना हमने कम नहीं किया होगा कि वो लिक्विड बन जाएगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही मॉलिक्यूल्स को जोड़ देंगी आपस में। लिहाजा फ्रीजिंग पॉइंट भी हाई होगा उन लिक्विड्स का जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है। हाँ जी बेटे, एनी क्वेश्चन? No, sir. अच्छा बेटे, ये चीजें थी जो हमने आज डिस्कस करनी थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम बाकी इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे। If you don't have any question, then you can leave meeting and you can prepare yourself for next class. Okay बेटा, Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज।